हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं। जिस आधुनिक भारत के अंतर्गत अभी तक मैंने आप लोगों को 8 चैप्टर पढ़ा दिया है और 9वां चैप्टर यानी ब्रिटिश राज की उपलब्धियों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को कल बताया था कि भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई थी, तो इन्होंने भारत को तो लूटा ही लूटा, भारत को जितना नुकसान पहुंचाना था उतना पहुंचाया ही, लेकिन साथ ही साथ इनकी कुछ ऐसी उपलब्धियां भी रही जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं और वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं उपलब्धियों में से मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कुछ उपलब्धियां थी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसका नाम था भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। इस पाश्चात्य शिक्षा के विकास के माध्यम से हमने यह देखने का प्रयास किया था कल के वीडियो में कि कैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया, जो एक विकास की भाषा थी, अर्थात एक ऐसी भाषा जिसके ऊपर आधुनिकता की भाषा छाई हुई थी, और उसको उन्होंने डेवलप करने का भारत में प्रयास किया और आगे भी बढ़ाया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग एक दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे जिसका नाम है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। यानी भारत में समाचार पत्र, यानी जो हम आज न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, इस न्यूज़पेपर को कैसे डेवलप किया गया और कैसे भारत में विकास हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम कहते हैं ना कि समाचार पत्र जो होता है एक हमारी आज़ादी का बहुत बड़ा स्तंभ होता है, यानी हमारी अभिव्यक्ति की एक प्रतीक होता है, हमारी एक स्वतंत्रता, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका एक मूल अधिकार है अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इस अभिव्यक्ति का मतलब ही होता है कि कई तरह से हम अपनी अभिव्यक्ति का वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग लिख करके बता सकते हैं, तो कुछ लोग प्रिंटेड मीडिया, जिसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक होती है प्रिंटेड मीडिया। और आज तो एक समय में आ गया है सोशल मीडिया भी तीसरा जुड़ गया है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। इसी में से जो प्रिंटेड मीडिया है, जिसको हम लोग भारतीय समाचार पत्र कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे आपको और देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि भारत में कैसे इसका विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों के विकास की बात करते हैं, इतिहास की बात देखने का प्रयास करते हैं। इसी बीच मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने, या जो भी चैनल से नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, कहा जाता है कि 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी, जिसे भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत कहा जाता है। यानी इन्होंने ही भारत में पत्रकारिता के इतिहास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, जो एक विदेशी व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। यहाँ से एक सवाल आपका बनता है, इसे आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। इन्हें अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा का भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट या द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर प्रकाशित किया था। याद रखिएगा कि सबसे पहला हमारा प्रकाशित जो भाषा समाचार पत्र था उसका नाम था द बंगाल गजट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि याद रखिएगा। द बंगाल गजट जो था वो हमारा पहला समाचार पत्र था। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया। पहला कि भारत का पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी को कहते हैं, और इन्होंने ही पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था द बंगाल गजट, या ये कहिए कि द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है दोस्तों, अब कह रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स और कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश के निर्भीक आलोचना के कारण इन्होंने इस पत्रिका में क्या किया था, जो हमारा कलकत्ता उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स और जो कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, इन दोनों के बारे में आलोचना किया गया था इस पत्रिका में, द बंगाल गजट में। तो इन लोगों ने उसके खिलाफ भी आवाज़
उठाई थी और इसने आलोचना निर्भीक होकर के किया था। इसलिए कहते हैं कि पत्रकारिता भी हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। आलोचना के कारण उसे कैद किया गया और अंततः 1782 में उसे अपने समाचार पत्र को बंद करना पड़ गया, क्योंकि उसने आलोचना की थी वारेन हेस्टिंग्स और उस समय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे का। अब आगे के इतिहास कर दिया दोस्तों, वहां से 3 क्वेश्चन बन गया है। अगला जो हेडिंग है कह रहा है कि 1818 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क वर्किंघम ने कलकत्ता जनरल का संपादन किया। कलकत्ता जनरल का कब हुआ था? 1828 में। 1780 में वहां शुरू हुआ, 1818 में आ गया। कलकत्ता जनरल वर्किंघम का पहला प्रकाशक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया। कि जो प्रेस होती है ना, वो जनता का एक प्रतिबिंब होती है, एक फोटो कॉपी होती है। प्रेस का आधुनिक स्वरूप उसी की देन है, जो इसकी एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स मिल्क वर्किंघम का। कह रहा है कि पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 ईस्वी में कलकत्ता से गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट नाम से निकाला गया, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था। बंगाल गजट जो पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था, मतलब भारत के किसी व्यक्ति के द्वारा निकाला गया पहला पत्र था, जो 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट के रूप में निकाला गया साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको, बहुत जरूरी होता है इसकी। फिर 1818 में मार्समैन के नेतृत्व में बंगाली भाषा में दिग्दर्शन मासिक पत्रिका यानी मंथली पत्रिका प्रकाशित हुआ। इसी समय मार्समैन के संपादन में एक साप्ताहिक समाचार पत्र समाचार दर्पण भी प्रकाशित किया गया था। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, संवाद कौमुदी किसने निकाला था? राजा राम मोहन राय ने। सवाल अक्सर दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक धार्मिक विचारों के विरोध स्वरूप समाचार पत्र चंद्रिका के मार्च 1822 ईस्वी में प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अप्रैल 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार एवं अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म निकल मैगजीन का भी प्रकाशन किया था। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य प्रसन्न कुमार के प्रयासों से बंगाल भाषा में बगदत्त का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। मुंबई के 1851 में गुजराती भाषा के जाम ए जमशेद का भी 1851 में गुफ्तार एवं अखबार सौदागर के नाम से भी प्रारंभ किए गए। छोटे छोटे पत्रिकाएं हैं जिनको प्रारंभ किया गया था, यहाँ से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। संवाद कौमुदी एक याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अब आता है दोस्तों यहाँ से 1799 का समाचार पत्रों का सर्वेक्षण, यानी 1799 से ही हमारे यहाँ समाचार अधिनियम की जो बात आती है वो आना शुरू हो गया था। पहले लोगों ने निकालना शुरू किया था। इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था, जिसके तहत भारत में पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध कर दिया गया। यानी कहा गया कि अब कोई भी भारत में प्रेस नहीं होगा, यानी कोई भी चीज छप करके बाहर नहीं आएगी समाचार के रूप में। ये याद रखिएगा, पहला था हमारे यहाँ। फिर 1823 ईस्वी का अनुज्ञप्ति नियम आया था। कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 ईस्वी में एक अनुज्ञप्ति के द्वारा समाचार पत्रों पर पुनः कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इस अनुज्ञप्ति के अनुसार छापाखाना की स्थापना या किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के प्रकाशन के लिए पूर्व में लाइसेंस लेना, समाचार पत्र या पत्रिका के प्रकाशन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस नियम के कारण राजा राम मोहन राय को अपने समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इसके तहत एक नियम आएगा कि अगर आपको कोई पत्रिका निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया 1823 में आई थी। इसके बाद आता है चार्ल्स मेटकप, जो 35 से 36 में था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के उपरांत बने कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकप को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। इसको दोस्तों याद रखना, मेटकप को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकप ने 1823 के अनुज्ञप्ति के द्वारा प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर भारतीय समाचार पत्रों को लंदन के समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। ये बहुत बड़ा एक उदारवादी टाइप का व्यक्ति था मेटकप, जिसने भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। जो भी प्रतिबंध 23 में लगे थे उसको सबको इसने हटा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब आता है 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम।
1857 के विद्रोह के कारण समाचार पत्रों पर पुनः कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। 1823 के अनुज्ञप्ति को पुनः प्रभावी करके लाइसेंस के बिना मुद्रण की स्थापना को प्रतिबंधित कर दिया गया कि बिना लाइसेंस का आप कोई भी मतलब पेपर को छाप नहीं सकते हैं, आप आगे निकाल नहीं सकते हैं। 1867 का ईस्वी का पंजीकरण अधिनियम, अब आया कि आपको पंजीकरण करना पड़ेगा। इसके द्वारा मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रणालय के स्थान का नाम प्रकाशित करना आवश्यक कर दिया गया। इस अधिनियम ने चार्ल्स मेटकप द्वारा दिए गए स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। यही अधिनियम वर्तमान में भी लागू है आज भी, कि आपको जब भी कोई कुछ करना है तो मतलब जो प्रकाशित कर रहे हैं उसका जगह, नाम इत्यादि वगैरह सबको आपको डिटेल्स में सरकार को देना पड़ती है, तब आप कोई प्रकाशन कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी समाचार पत्र अधिनियम को लॉर्ड लीटन द्वारा लाया गया। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को कहा जाता है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने अमृत बाजार पत्रिका पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी, परंतु इसमें रातों रात बांग्ला भाषा को त्याग कर अंग्रेजी भाषा को अपनाकर इस अधिनियम के दायरे से बाहर निकल गई। इस अधिनियम के द्वारा सोम प्रकाश और भारत मिहिर के विरुद्ध कार्रवाई की गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस अधिनियम को अवकाश से घिरे ब्रजपात की संज्ञा दी। लॉर्ड लीटन के बाद वायसराय लॉर्ड रिपन ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को समाप्त कर दिया। मतलब रिपन जो था ना वो थोड़ा उदारवादी था, इसी के समय में स्थानीय स्वशासन का विकास भी हुआ था, लेकिन लीटन जो था ना वो बहुत प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, उसने प्रतिबंध किया था और उसी समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही खत्म करने का प्रयास किया गया था। अब दोस्तों आता है 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य अशांति या हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण करना था। कुल मिलाकर के जैसे जैसे हमें पत्रकारिता की आज़ादी मिल रही थी, हम अपने लोगों को क्या कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे समाचार पत्रों के माध्यम से, और इसीलिए अंग्रेज इन पत्रों को प्रतिबंधित करना चाहते थे। समाचार इस अधिनियम के द्वारा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों, मुद्रणालयों या उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता था। अब आता है 1910 का समाचार पत्र अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार सरकार किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन से पंजीकरण जमानत मांग सकती थी। जमानत की राशि 500 से 2000 रुपये तक हो सकती थी उस समय। आगे आता है 1921 का समाचार पत्र समिति। 21 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में समाचार पत्र समिति की स्थापना की गई, जिसके सिफारिशों पर 1908 ईस्वी तथा 1910 ईस्वी के समाचार पत्र अधिनियम को रद्द कर दिया गया था, याद रखिएगा। अब आता है दोस्तों 1931 ईस्वी का समाचार पत्र अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार को दबाना था। 1931 ईस्वी के समाचार पत्र अधिनियम को भारतीय प्रेस इमरजेंसी एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहता है जी, 31 को कहा जाता है भारतीय प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 कहा जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। 1932 ईस्वी का आपराधिक संशोधन अधिनियम आया था। 31 ईस्वी के समाचार पत्र अधिनियम को संशोधित कर 1932 ईस्वी का आपराधिक संशोधित अधिनियम निर्मित किया गया। इसमें उन सभी गतिविधियों को शामिल किया गया जिसमें सरकार के प्रस्तुत को हानि पहुंचाती थी। दोस्तों इतने खास इंपोर्टेंट नहीं है, जो खास है उसके बारे में आपको बार बार कहता हूं कि इसको याद कर लीजिए, बाकी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हिस्ट्री के एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक जो होता है सबके बारे में आपको मैं थोड़ी बहुत बता दूं, ताकि आपको ये लगे कि मेरा एक आधुनिक भारत का जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट सिलेबस है, इसमें कोई चीज़ छोड़ा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा उद्देश्य, वरना इसको पढ़ाने का कोई खास मकसद नहीं है। यहाँ से एक दो सवाल कभी कभार पूछ देते हैं, लेकिन आपके पास अगर नोट्स और कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए तो आपके दिमाग में काम करेगा। 1934 का समाचार पत्र भारतीय रियासत अधिनियम के नाम जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों जिनके प्रकाशन में देशी रियासतों के प्रकाशन की आलोचना की जाती थी पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया था। उतनी खास नहीं। अब आता है दोस्तों 1947
ईस्वी का समाचार पत्र जांच समिति आता है। मार्च 1947 ईस्वी को समाचार पत्र जांच समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य संविधान सभा में स्पष्ट किए गए मौलिक अधिकारों के प्रकाश में समाचार पत्र से संबंधित कानून की समीक्षा करना था। अब आता है दोस्तों 1951 ईस्वी को समाचार पत्र अधिनियम। इस नए संविधान के लागू होने के बाद सरकार ने 1951 ईस्वी में नया समाचार पत्र अधिनियम पारित किया, जो अब तक का सबसे विशाल समाचार पत्र अधिनियम था स्वतंत्र भारत का। इस अधिनियम ने सरकार को आपत्तिजनक प्रकाशनों पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति प्रदान कर दी। तो यहाँ तक दोस्तों हमने जो स्टार्ट किया था 1799 से वो 51 तक आते आते हमने पढ़ा। अब कुछ एजेंसियां हैं दोस्तों जो याद करना पड़ता है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में आया था, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927 में, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934 में, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 में, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया 1961 में, यूनि वार्ता 1982 में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों इसमें ये जो हम 6 पॉइंट बताएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर के कुछ बिंदु हैं जो उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइटेड कर रखा है, इसको दोस्तों आप याद करिएगा और कुछ चीज़ें याद रखना। इसी के साथ ही हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।